हेलो गाइस, मैं अजीत कुमार आप सभी का एक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का नया टॉपिक पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि क्या होता है पॉलिनोमियल, क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं। पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये दो वर्ड है। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। जब इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो मैनी टर्म्स हो गया। इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैनी टर्म्स। यानी पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वो होता है जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो। ठीक है, अब टर्म्स कैसे, जैसे x प्लस ए, ये टर्म है। x y प्लस 2y स्क्वायर 3x 4 √2y प्लस 3, ये क्या है, सब पॉलिनोमियल है। जैसे देखिए, पॉलिनोमियल में मैंने बोला मैनी टर्म्स, यानी बहुत सारी टर्म्स होती है। इसमें कितनी टर्म है, 1 2, इसमें एक ही टर्म है, इसमें 1 2 1 2 3, तो इसमें 3 टर्म्स है। यानी जिसके अंदर क्या हो, बहुत सारी टर्म्स क्या हो, जुड़ी हुई हो, या तो एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। यानी एक टर्म से ज़्यादा टर्म्स मेरे को दिखनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अब इसके अंदर पॉलिनोमियल को जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है px से। ठीक है, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है x, ये ज़रूरी नहीं है x ही हो, x की जगह कुछ और भी हो सकता है। यानी इसको मैं py भी बोल सकता हूँ, pt भी बोल सकता हूँ, ps भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे को इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल गिवन होगा वही वेरिएबल मैं लूँगा। ठीक, आगे चलें। तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, ठीक है, कोई भी इक्वेशन है मेरे पास, उसको मैं कैसे बताऊंगा कि वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के अंदर इक्वेशन हमेशा वही होती है जिसका आंसर क्या हो, 0 हो। ठीक है, यानी कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर अगर x वेरिएबल की टर्म में, जैसे px दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, ये इक्वेशन ली। ठीक है, अब क्या होता है, मैंने बोला कि इसका जो आंसर होता है वो हमेशा 0 होता है, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। अब पॉलिनोमियल कैसे होगा, इसको पता करने के लिए यानी मुझे x की यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर के मुझे पता चलेगा कि ये 0 है या नहीं है। अगर x की वैल्यू 0, यहाँ पे मैंने 1 रख दी, तो ये हो जाएगा 3 1 स्क्वायर माइनस 3 p1 इक्वल्स टू ये, यानी p1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये हो गया कि पॉलिनोमियल वही होंगे जिसका आंसर क्या हो, 0 हो। तो अब यहाँ पे कोई भी इक्वेशन की होगी, वहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू रख दूँ मैं यहाँ पे कि जिससे इसका टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो या तो मुझे क्या करना होगा, चेक करना होगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, या फिर मुझे ये बताना पड़ेगा कि किस वैल्यू से इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, यानी मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, ऐसे। उस कंडीशन में मैं क्या लेके चलूँगा, ये, यानी x की वैल्यू जब भी मुझे क्या करना है, निकालनी है किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे px इक्वल्स टू क्या लगाना पड़ेगा, 0। क्योंकि वैल्यू तभी निकली जाती है तब जब वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो। यानी अभी अगर मैं बोलता हूँ ये px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x1, ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू मुझे 0 में लेनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, एक तरफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ में आया। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं, px से करते हैं। यहाँ पे
पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ निकालने के लिए क्या होता है, पी एक्स को इक्वल टू 0 रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है, मेरी एक्स की वैल्यू निकलती है। अब आगे देखते हैं। इसको बहुत सारी कैटेगरीज में बांटा है। जैसे पहले इसको बांटा ठीक है, डिग्री के बेसिस पे बांट दिया। यानी कैसे, अब कैसे पता करेंगे ये पॉलिनोमियल, देखिए अगर यहाँ पे तीन भागों में बटे हुए हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूब, ये तीन टर्म्स हैं, ठीक है। इन तीनों के अंदर इसको बांटा हुआ है। इसके बाद जितने भी आते हैं वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। चौथा क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, लीनियर मीन्स होता है जिसके अंदर स्ट्रेट एक लाइन होती है ना, यही मतलब होता है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएबल है, क्या लिखा है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। यानी यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल वही होता है जिसकी हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। जैसे यहाँ पे लिख दिया x, तो यहाँ पे ये x क्या है, एक वेरिएबल, और इसकी पावर कितनी हुई, 1। यानी ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। मैंने इस तरीके से लिखा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1, y प्लस 3/4, y की वैल्यू कितनी है, 1 √2y3, ये लिखा है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यानी जिसके अंदर क्या हो, वेरिएबल ये रहा, ये वेरिएबल है 1, वेरिएबल 1, वेरिएबल 1, वेरिएबल की पावर 1, इन सब की पावर कितनी, 1 1 है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, ये फिर भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इन दोनों की पावर भी 1 है। लेकिन अगर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल। तो मैंने बोला वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। इधर तो 1 है लेकिन इधर कितनी है, 2। इसका मतलब ये क्या होगा, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो कितनी आ गई, 2 आ गई, इतना है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, क्वाड्रेटिक। इससे क्वाड मीन्स होता है 2, ठीक है। मीन्स कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2। हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एग्जाम्पल पे देखूँ तो x² प्लस 4 माइनस का 3x² x प्लस 2 3x² माइनस x प्लस का 2, ठीक है। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है, 2, हाईएस्ट। x यहाँ पे एक ही बार आ रहा है तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। यहाँ पे 2 बार x आ रहा है लेकिन इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे भी x की पावर 1, x की पावर 2 है, तो क्या हो गया, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया। तो ये क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं, जिसके अंदर x की हाईएस्ट पावर कितनी आनी चाहिए, 2। यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। अब वेरिएबल x की जगह कुछ और भी हो सकता है लेकिन उनकी पावर कितनी आनी चाहिए, हाईएस्ट
वो 2 ही आनी चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके बाद आता है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके अंदर क्या होता है, क्यूबिक मीन्स तो जान ही गए होंगे, क्यूब क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्यूब मीन्स किसी का भी क्यूब करते हैं। जैसे मेरे पास दिया हुआ है 27, तो मैं बोलूँगा ना 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 23, 3 बार आ रहा है, इसका मतलब एक क्यूब हो गया। मीन्स क्यूबिक मीन्स 3, जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो। तो यहाँ आ जाएगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। एग्जाम्पल देख लो, एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब 3x² प्लस एक्स प्लस 2, ये भी क्या है, क्यूबिक है। टी क्यूब √3 टी, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है उनकी पावर 3 है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 3 है। ये एक ही इक्वेशन है, उसके अंदर हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये भी एक ही इक्वेशन, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। तो ये क्या कहलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद इतना समझ में आया। अब बचता अपने पास पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब तो हो गया जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो। पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, हाईएस्ट पावर मोर देन 3, यानी 3 से ज़्यादा होनी चाहिए हाईएस्ट पावर। जैसे मान लो x की पावर 4 हो गया, x की पावर 4 प्लस 3 हो गया, x की पावर 5 2x हो गया। तो ये क्या सब क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद इसका अगला देखते हैं। ये तो था इसकी पावर के बेसिस पे, यानी डिग्री के बेसिस पे इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि डिग्री के हिसाब से इसको कितनी कैटेगरीज में बांटा है। ये 4 कैटेगरीज थी। इसके बाद टर्म्स। ठीक है, अब किस बेस पे देख रहे हैं, टर्म्स के बेस पे। इसको टर्म्स के बेस पे भी बांटा हुआ है। पहला इसमें आता है मोनो मोनोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, गलत हो गया, मोनोमियल होता है ना, मोनोमियल पॉलिनोमियल पॉलीमर। अब मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है 1। ठीक है, मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स होता है 1, यानी टर्म्स की बात कर रहा हूँ, टर्म्स के बेसिस पे। तो जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ 1 टर्म्स हो, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा ओनली 1 टर्म। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अपने पास आ जाएगा x एक ही टर्म है, y एक ही टर्म है, 2x एक ही टर्म है, √3x एक ही टर्म है। तो इन सब में एक ही टर्म है, ये एडिशन की फॉर्म में नहीं होंगी, ये हमेशा क्या होगा, सिंगल टर्म आएगी। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक ही टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या है, मोनोमियल है। दूसरा आता है इसके अंदर बाइनो, बाइनोमियल। ठीक, अब इसको कई जगह y भी लिखते, कई जगह i भी लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है।
बाई मीन्स होता है 2, यानी जिसके अंदर क्या हो 2 टर्म्स हो। एग्जाम्पल देख लें, यानी जिसके अंदर सिर्फ 2 टर्म्स हो। 2 टर्म्स मीन्स 2 एडिशन में हो, x+2 हो सकता है, एक और 2 टर्म है, 3x² + 1 हो गया, एक टर्म 2 टर्म, y +√2 y²। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, 2 टर्म्स हो गए। तो ये कहलाता है अपना क्या, बाइनोमियल। थर्ड टर्म देखें, ट्राई मीन्स कितना होता है 3, यानी ट्राइनोमियल है तो ट्राई मीन्स होता है 3, जिसके अंदर क्या हो 3 टर्म्स हो। अब इसको देखें 3 टर्म्स मीन जैसे यहाँ पे 2 थी वहाँ पे 3 हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो x² + x + 3, x³ + x + 3 वापस, ठीक है, और y³ √2 y -5 y²। ये भी क्या है, क्यूबिक है, ट्राइनोमियल, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो 3 टर्म्स हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पे इसको इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके बाद एक और कैटेगरी में बता देता हूँ, इसमें होता है एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स हो गया नो वेरिएबल ओनली कांस्टेंट एंड देयर। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इधर एक कांस्टेंट गिवन होता है। जैसे एग्जांपल देखें तो देखो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 3 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, √5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, √3 3/3 है ना, ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। अब कैसे भी हो सकती है ये वैल्यूज़, ठीक, तो यहाँ पे ये टर्म्स के बेसिस पे इसका डिस्क्रिप्शन ख़त्म होता है। इसके बाद इनकी जर्नल टर्म्स भी होती है, जैसे पॉलिनोमियल की बात करूँ तो ये होता है xn a n x n, ठीक है, प्लस x n -1 ये ऐसे चलता जाता है। और कहाँ तक जाता है, a1 x1 a0 x0, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, जनरल टर्म होती है, यानी जितनी यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी a की उतना ही यहाँ पे, यानी इससे क्या पता चलता है, मुझे टर्म्स पता चल जाता है कि कितनी टर्म्स है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ तो a3 x3 हो गया, 2x2 हो जाएगा, 1x1 हो जाएगा, और a0 x0 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे पता है कि x0 हो चाहे y0 हो चाहे 2 की पावर 0, किसी भी टर्म की पावर यानी किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो उसका आंसर कितना था 1, यानी ये तो हो जाएगा 1, यानी ये हट जाएगा। इसको अगर आगे लिखूँगा तो a3x3 a2x3
ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। यानी ये क्या है, क्यूबिक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3। हाईएस्ट पावर देख लो, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गई, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई इसी जर्नल टर्म से, ठीक है। इसी टर्म से सारी जो थी हमारी डिग्री वाली कंडीशन, जिसको डिग्री के बेसिस पर बांटा था, वो इसी टर्म से बांटा है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ लीनियर की इक्वेशन, ठीक है। लीनियर की जर्नल टर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी, ये इसकी जर्नल टर्म होती है। यानी यहाँ पे क्या होता है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो 1 ए प्लस बी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्वाड्रेटिक मीन्स हो गया जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, तो 2 डी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये आगे बहुत काम में आएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ में ए, एक्स के साथ में बी प्लस सी, ये मेरे पास करता है इक्वेशन होता है। इसी इक्वेशन से ये सॉल्व आउट होगी। इसके बाद आया क्यूबिक। क्यूबिक के अंदर अभी अपन ने देखा था एक्स क्यूब प्लस, यहाँ पर जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक चीज़ देखिए, एक्स की पावर घटती जा रही है, ठीक है, वेरिएबल उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, है ना। यानी 2 वेरिएबल्स होंगे तो 3 कांस्टेंट आएंगे, 3 वेरिएबल होंगे तो 4 कांस्टेंट आएंगे, 1 वेरिएबल होगा तो 2 कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। ये हो गया, इसके कैटेगरीज वाइज इसको बांट दिया। यहाँ से अब इसके और कुछ कंडीशंस देखते हैं। देखिए, मैं पॉलीनोमियल के बारे में एक बार बताता हूँ। पॉलीनोमियल के अंदर अगर इस तरीके से दिया है, अंडर रूट में कोई वेरिएबल दिया हुआ है या फिर अपॉन में कोई वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसका मतलब किसी भी इक्वेशन में अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो वो पॉलीनोमियल नहीं होंगी, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पास दे दिया 3x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू पी एक्स। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको बोल दूँगा कि ये क्या है, एक पॉलीनोमियल नहीं है। अगर इक्वल्स टू 0 दिया होगा तो फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे को इस तरीके से दिया हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, एक पॉलीनोमियल नहीं है, ठीक है। वो इसलिए देखिए, मान लीजिए ऐसे दिया, बस इतना ही दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे इक्वल्स टू में कुछ टर्म है ही नहीं, इक्वल्स टू में कुछ टर्म होती तो मैं सॉल्व कर लेता। तो इसका मतलब ये एक पॉलीनोमियल नहीं होगा। वो इसलिए देखिए, इसको एज इट इज़ लिख दूँ। इस एक्स को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में 1। और पॉलीनोमियल की पावर कभी भी माइनस में नहीं आती है, ठीक है। पॉलीनोमियल जो है ठीक है, पॉलीनोमियल की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होती। इसका मतलब ये गलत हो गया। अगर मैंने इसको इस तरीके से बोला, ठीक है, ये दिया हुआ, तब भी ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x है इसकी पावर कितनी, 1/2, फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन में इसका मतलब ये भी पॉलीनोमियल कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास इस तरीके से दिया होता है ये 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये तो पॉलीनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर हो सकती है। नेचुरल और होल नंबर, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, पॉलीनोमियल कहलाएंगे। पॉलीनोमियल की पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल या होल नंबर होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीनोमियल कहलाएगा। इतना समझ में आया। अब ये इसका बेसिक था, ठीक है, जो कि 9th क्लास में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, नया टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है,
नया टॉपिक है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोस, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी होगी, ये जो निकाल रहा हूँ रिलेशन, ये अभी मैं बता रहा हूँ किसके लिए, क्यूबिक के, वो क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बता रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो कंडीशन होती है अपनी, एक क्वाड्रेटिक के लिए अलग होती है, एक क्यूबिक के लिए अलग होती है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स कोफिशिएंट निकालना और जीरोस निकालना। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। कोफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, बी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, ए। यानी किसी भी वेरिएबल के साथ में जो नंबर दिया हुआ है वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन है मेरे पास 3x² माइनस का x प्लस 2, ये दिया हुआ है। मैंने बोला x, ये गलत है ना, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बोला। तो x का कोफिशिएंट, x के साथ में कितना है, कुछ नहीं है, लेकिन कितना लिखा, माइनस का, यानी मतलब माइनस का 1, ठीक है। कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो कोई नंबर नहीं होगा, इसका मतलब 1 है। और साइन देख लूँगा किसका रहा है, नेगेटिव का है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1। एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है, 3, तो x का, इसका वैल्यू कितनी हो गई, 3, ठीक है, इतना है। अगर कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूँ तो ये किसके इक्वल होगा, b के, ये रहा x के साथ में क्या है, b। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के, एक्स स्क्वायर की बात करूँगा तो कितना है, a, ठीक है। यानी b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1, और a की वैल्यू कितनी है, 3। ये क्या होता है, कोफिशिएंट्स होते हैं। इसी के बेसिस पे इसको क्या किया है, बांट दिया। कैसे, यहाँ पे क्या होता है, जीरोस निकालने के लिए बोलते हैं, तो मैं निकालता हूँ यहाँ से, दो जीरोस निकालते हैं, एक सम ऑफ जीरोस जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, ठीक है। सम ऑफ जीरोस को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का b/a, ठीक है। इसकी अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, इस इक्वेशन में माइनस का b/a मीन्स यहाँ पे जो भी b की वैल्यू होगी वो इधर पुट कर दूंगा, और a की जो भी वैल्यू होगी इधर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज आ जाएंगे। अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। इसके बाद एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, ये होता है अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, x अपॉन और c अपॉन a, कांस्टेंट अपॉन a, यानी दोनों के नीचे a तो सेम है, बस ऊपर क्या है, एक बार b आ रहा है और एक बार c आ रहा है। अब यहाँ पे इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, बोल सकता हूँ ना। देखिए ये b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे बोल सकता हूँ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। कांस्टेंट टर्म मीन्स ये c जो है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गई। और कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स a, ये हो गया। ये होता है हमारे पास क्या, जीरोज निकालने के लिए, ये हो गया। अब ये क्या है, ये अल्फ़ा बीटा, जरूरी नहीं है ये अल्फ़ा बीटा ही आए, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। यानी मेरे पास क्या होगा कि सम ऑफ जीरोस की या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ों का सम हो रहा होगा, ठीक है। अब वो अल्फ़ा बीटा हो चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया x प्लस वाई, सम ऑफ जीरोस बोल दिया यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस कितना है, x प्लस वाई, ठीक है। तो मैं x प्लस वाई ले लूँगा, कुछ भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखना यहाँ पे अपने पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमेशा इसी तरीके से इसकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, इतना है। अब इसके बाद इसकी, अब यहाँ पे तो मुझे ये इक्वेशन दी हुई थी, अब इससे मुझे क्या है, कुछ इक्वेशन निकालनी है, यानी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो वो कैसे करूँगा, देखिए उसका क्या होता है,
इक्वेशन फाइंड करना, तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, अपने पास हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू होती है इस पर। मीन्स अगर मुझे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता है तो मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूंगा, जिससे मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी। किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। अगर यहाँ पे क्या होता है, जो के है वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ठीक है, एक रियल नंबर है, इसका मतलब के कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पे के की जो वैल्यू है कितनी है, 1 है। ठीक है, तो जिससे मेरे पास क्या हुआ, इस इक्वेशन को देखें तो अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहीं पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी। ये किसकी इक्वेशन हो गई, जब भी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होगी ज़ीरोज़ से, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, ऐसे पहले ज़ीरोज़ निकाल लूँगा, फिर ज़ीरोज़ की वैल्यू जाकर के इसमें पुट कर दूँगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो एक्स स्क्वायर है या अकेला हो चाहे दुकेला हो, कुछ भी हो सकता है। यानी अगर इसकी वैल्यू अपॉन में आ रही है तो मैं क्या कर लूँगा, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लूँगा। इतना आया समझ में। अब ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ज़ीरोज़ के बारे में बता दिया, कोफिशिएंट के बारे में बता दिया। ठीक है, ज़ीरोज़ कैसे निकालने, अब इन दोनों का जो रिलेशन है वो कैसे है, देखिए। इसके रिलेशन का क्या मतलब है, रिलेशन का मतलब है सबसे पहले बात होती है ज़ीरोज़ की। ठीक है, ज़ीरोज़ है क्या, ज़ीरोज़ वो चीज़ है, एक्स की वो वैल्यू जिससे कि पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं हम ज़ीरोज़। मीन्स मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक की बात कर रहा था। ये दिया हुआ है, यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू रख दूँ जिससे कि ये पूरी टर्म क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्टेप्स होते हैं, लेट करना पड़ता है कि पी एक्स इक्वल्स टू कितना होता है, 0। मैंने बताया था ना कि एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ काम आएगी, यानी ज़ीरोज़ मुझे निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, इस टर्म को पी एक्स को क्या लूँगा, 0 लेट कर लूँगा। तो मेरे पास क्या टर्म बन गई, ये आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करता हूँ, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, कुछ भी वैल्यू आएगी, जो भी आएगी सॉल्व करने पे, इस इक्वेशन से तो निकलेगी नहीं। ये आ गया, इतना हुआ। अब आगे x की वैल्यू निकल गई, ये हो गया हमारे पास ज़ीरोज़। ठीक है, x की वैल्यू ही क्या कहलाती है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है क्या, x की वैल्यू। इसके बाद कोफिशिएंट की बात करते हैं, यानी रिलेशनशिप बताना है, तो ज़ीरोज़ निकाल लिए, साथ के साथ मुझे क्या करना है, इसके कोफिशिएंट्स भी निकालना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो कि मैंने अभी बताया था कि क्या होता है, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है अल्फ़ा बीटा। इसकी वैल्यू होती है माइनस का b अपॉन ए और इसकी वैल्यू होती है c अपॉन ए। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका रिलेशन हो गया। यानी जब भी मुझे क्या हो, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ज़ीरोज़ आएगा तो मुझे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में मुझे ये ज़ीरोज़ फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया इसके अंदर। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। नहीं, पहले इससे पहले क्या करता हूँ, मैंने इसके बारे में बता दिया क्वाड्रेटिक के लिए, अब मैं क्यूबिक के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए भी ऐसे ही कुछ होता है। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, ए बी स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये हमारी क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन होती है। इसके अंदर इसको लेट कर लूँगा 0,
जिससे क्या हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा, तो मेरे पास क्या आ गया, ज़ीरोज़ आ गए। दूसरा अब क्या निकालते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन हो जाती है। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो ये होता है अपने पास 3 वेरिएबल है। क्यूबिक के लिए निकाल रहा हूँ, तो क्यूबिक के लिए क्या हो जाता है, ये अल्फ़ा बीटा प्लस गामा हो जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सेम, माइनस का बी अपॉन ए। फिर आता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या, ये इनका प्रोडक्ट, यानी अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करा लिया, बीटा को गामा से और गामा को अल्फ़ा से, तब क्या टर्म बनती है, माइनस का ये हो सी अपॉन ए। ठीक है, इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं है, जो उसमें वैल्यू थी वही वैल्यू इसमें। लास्ट आता है अपने पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब मेरे पास इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये क्या हो जाता है, लास्ट का दिया डी, तो डी अपॉन ए। बी सी डी चला गया, देखो बी सी डी यही है। पहले बी वाली टर्म आ जाएगी सम में बी, प्रोडक्ट ऑफ सम में सी और प्रोडक्ट में डी, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस की टर्म है, फिर प्लस की टर्म है, फिर माइनस की टर्म है। नीचे से तो कुछ लेना देना ही नहीं, नीचे तो हमेशा फिक्स्ड है कि वो ए ही आएगा। ठीक, यहाँ पे इतना समझ में आए। और इसकी इक्वेशन जो निकलती है वो कैसे निकलती है वही बताता है, वो आता है एक्स क्यूब माइनस, इसकी इक्वेशन वैसे तुम्हारा आएगी नहीं एग्ज़ाम में, ये क्यूबिक वाला ही आ जाए तो कुछ कह सकते हैं, क्यूबिक वाला भी नहीं आता है। चलिए इतना ही कर लीजिए इसको। इसमें अगर आता है तो हमारे पास सिर्फ ये और यही चीज़ निकालने के लिए आएगी, इसके अलावा कुछ चीज़ निकालने के लिए नहीं आएगी। और अगर इसकी इक्वेशन देखो भी तो हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, ऐसे लिख दूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, क्यूबिक तो बहुत कम आती है, वही चीज़ है, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या एक्स स्क्वायर के लिए निकाला ना, तो ये सम हो गया। इसमें क्या आ रहा है, ऊपर सी आ रहा है, यानी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ सम, सी के साथ सी वेरिएबल की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, और डी आ रहा है तो डी की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ जीरोज। यानी मुझे क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले तो जीरोज फाइंड करना है, फिर रिलेशन बताना जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं पहला लेता हूँ, ये कितना दिया 4x स्क्वायर 8x, इसको मैंने मान लिया px। ठीक है, कई जगहों पर इसको क्या मान लेते हैं, fx मानते हैं, तो जो मर्जी वो मान लो, कुछ भी आ जाए। है तो मेरे पास ये क्या है, पॉलिनोमियल है, तो मैं px लेके चलता हूँ। चलिए यहाँ से मैंने क्या कहा था, अगर जीरोज निकालना है, जीरोज क्या होता है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, एक तरफ ज़ीरो होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से px को क्या मान लूँगा, ज़ीरो ऐड कर लूँगा, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल्स टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आ रहा 4x। देखिए 4 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, तो कितना बचा 1x। ठीक, यहाँ पे प्लस x बाहर चला गया, 4 यहाँ से मैंने बाहर ले लिया, तो 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है, 2 बार, तो कितना रह जाएगा 2।
इक्वल्स टू 0। तो एक बार 4x को इक्वल्स टू 0 रख दूंगा और एक बार x प्लस को 0। ध्यान रखना यहाँ पे ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई वो नीचे और इक्वल्स टू में 0 है, तभी ये क्या होगा एक दूसरे के इक्वल आएंगे, यानी एक बार 0 के इक्वल आ जाएगी और एक बार ये वाली टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी 0, वो इसलिए क्योंकि 4 को मैं 0 के नीचे लेके जाऊँगा तो 0 ही रहेगा, और यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस का 2, यानी 2 वैल्यूज़ आ गई। अब जब भी अपने पास ऐसी कुछ वैल्यूज आती है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4x², हाईएस्ट पावर कितनी है 2, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा क्या आएंगे, 2 ही रूट्स आएंगे, ठीक है, यानी ये इनको रूट्स बोलो चाहे जीरोस बोलो एक ही बात है। ये रूट्स क्या होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। वो आगे पढ़ेंगे कि कैसे इनके रूट्स सेम होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट रूट्स मिल रहे हैं, यानी डिफरेंट जीरोस मिल रहे हैं। तो क्या होता है, ये जो एक बार x दिया हुआ है इसको क्या मानते हैं अल्फ़ा, ये कितना हो जाता है 0, और दूसरा x जो है उसको मैं मानूंगा कितना बीटा, तो ये कितना हो गया माइनस का 2। इतना समझ में आ गया, ठीक है। यानी यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएगी उसमें से किसी भी एक वैल्यू को मैं क्या मान लूँगा अल्फ़ा, और किसी भी एक वैल्यू को मैं क्या मान लूँगा बीटा, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से क्या निकालना, रिलेशन निकालना। जीरोज़ और इसके बीच में, तो सबसे पहले बात करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ की। और सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो कितना आ गया माइनस का 2, यानी मेरे पास क्या आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई ना माइनस का 2। या फिर इसको ऐसे ना लिखे, ऐसे लिख लो सम ऑफ ज़ीरोज़। इतना हो गया। अब क्या निकालना, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। चलो ये होता है कितना अल्फ़ा बीटा मीन्स 0 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 0, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना आ गया 0। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यही मुझे करना था, यहाँ पे क्या करना था, ज़ीरोज़ फाइंड करने थे, मैंने ज़ीरोज़ फाइंड कर ली, ये रहे। उसके बाद मुझे क्या करना था, रिलेशन बताना था, रिलेशन भी बता दिया सम ऑफ ज़ीरोज़ के बीच में और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। इसके बाद इसको एक और तरीके से कर सकते, जैसे मैंने इसको इस तरीके से किया ना, इस तरीके से ना करके अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ, जैसे सम ऑफ ज़ीरोज़ मुझे पता है क्या होता है अल्फ़ा बीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का b/a, ठीक है। तो अब देखिए ये इक्वेशन गिवन है मुझे, इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है, x² होता है हमेशा, ठीक है। वहाँ पे b की वैल्यू है प्लस का 8 माइनस का था प्लस का 8 आ गया। a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4, यही मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ x/x²। तो x का कोफिशिएंट कितना है 8, तो ये रख दिया प्लस का 8, माइनस बाहर था तो माइनस का साइन आ जाएगा। इधर a का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट कितना है 4, तो यह क्या 4, इसको कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2, यही वैल्यू मेरी यहाँ आ रही थी। दूसरा मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू होती है c/a, ठीक है। तो c की वैल्यू, अब देखिए इस इक्वेशन में c तो है ही नहीं, a होता है, b होता है, फिर आता है c, है ना। यानी इसको कंपेयर करूँगा इस इक्वेशन से, a² प्लस bx प्लस c, तो मेरे पास ये दोनों टर्म तो दी है, ये टर्म है ही नहीं। अब ये टर्म नहीं है, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो गई, यानी c की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 0/4 कितना होता है 0, यही मेरी आ रही है। तो चाहे इसको ये जो वैल्यूज़ आई है मेरे पास x की, इससे सॉल्व करता हूँ तो भी मेरे पास ऐसे ही आंसर आएगा, और अगर इस टर्म से सॉल्व करता हूँ तो भी मेरे पास आंसर यही आएगा। तो जिससे मर्जी उससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आया।
अब इसके बाद देखिए, दूसरा देखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 प्लस ये कितना था 3 रूट 3, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो देखिए मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ है मेरे पास पी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लो। यहाँ पे क्या है अपने पास एक्स को रूट 3 से मल्टीप्लाई कराया तो रूट 3x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस ये प्लस माइनस, कितना हो गया। इसके बाद px आ गया। यहाँ से px को मैंने क्या मान लिया, px इक्वल्स टू 0, तो 0 होने से क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3x माइनस एक्स प्लस रूट 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा होगा, कॉमन आ रहा है x माइनस रूट 3, x इधर से भी कॉमन, x इधर से भी कॉमन, तो कितना गया x माइनस रूट 3। अब ये प्लस का है, ये किसका है, माइनस का, तो यानी माइनस का साइन भी कॉमन आ रहा है। लास्ट में यहाँ पे जो टर्म आ रही है ना, इसका और लास्ट वाली टर्म का साइन देख लेना क्या आ रहा है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा होगा, तो ये आ जाएगा x माइनस रूट 3। ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो यहाँ से x माइनस ये हो जाएगा x माइनस रूट 3, ये हो गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई रूट 3, x की दूसरी वैल्यू है 1, ये इसका आंसर होगा। यानी मेरे पास जीरोज़ आ गए। यहाँ से सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें तो वो आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। ये कितना है, अल्फ़ा है, ये कितना है, बीटा है। तो अल्फ़ा की वैल्यू रूट 3, इसकी वैल्यू 1, तो कितना आ गया ये। प्रोडक्ट की बात करो तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा यानी रूट 3 मल्टीप्लाई 1 मतलब रूट 3 आंसर, ये आ गया। अब क्या करा, कंपेयरिंग इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो इससे सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालें, सम ऑफ ज़ीरोज़ वो कितना होता है, माइनस का b अपन a। तो सम ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी आई है, माइनस का रूट 3 प्लस 1, और a की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है इसमें, b की वैल्यू मेरे पास माइनस का रूट 3 प्लस 1, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करी, यानी इधर सम ऑफ ज़ीरोज़ ये सेटिस्फाई कर गए, इसका मतलब मेरा आंसर ये सही है। दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इसकी वैल्यू होती है c अपॉन a, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितनी है, रूट 3, c की वैल्यू कितनी है, रूट 3, और a की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया, रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3, तो ये सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। यानी मैंने क्या किया, यहाँ से ज़ीरोज़ निकाल लिए, ज़ीरोज़ के बाद सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिए, और इसको फिर क्या करा, चेक कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा मेरे पास वेरीफाई किया, तो वेरीफाई करने पे क्या गया, सेम टर्म आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। यही मुझे इस क्वेश्चन में करना था। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू पी एक्स। तो पी एक्स को क्या मानूंगा मैं, 0,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 ये होगा। सबसे पहले क्या करूँगा, इस 15 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 15। अब इसका स्क्वायर इधर भेजूँगा तो ये आएगा प्लस माइनस में √15। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का क्यों आया, क्योंकि जो जीरोज़ होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्क्वायर का साइन कभी भी इधर आता है ना, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो ये जो स्क्वायर का साइन है जब भी इधर आएगा तो ये अंडर रूट में प्लस माइनस का साइन जरूर लेके आता है। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो रूट्स होते हैं यानी जो जीरोज़ होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस में भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। तो इस कंडीशन में ये आता है। लेकिन क्या होता है, कई बार जाने इसको इतना ही लिख देते हैं, यानी इधर लेकर के आए ये लिख के आंसर लिख दिया 1। तो कई बार ये आंसर होता है सही, लेकिन कई बार क्या होता है गलत होता है। सही कब होता है, जब वहाँ पे क्या हो मेरे पास कुछ ऐसी टर्म हो जैसे कि बोल दिया हुआ कि डिस्टेंस निकालना है या लेंथ निकालनी है, कुछ निकालना है, तो अगर इस तरीके की कंडीशन बन गई तो उस समय मैं क्या लूँगा, इसको पॉजिटिव साइन के साथ ही लूँगा, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है, हाइट पॉजिटिव होती है, या फिर कोई भी चीज़ ले लो जो कि हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो उस कंडीशन में इसको इस तरीके से लिखा जाता है। लेकिन जहाँ पे मुझे पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो वहाँ पे क्या लेके चलते हैं, प्लस का और माइनस का साइन लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आगे ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यानी x की वैल्यू एक पॉजिटिव आ गई एक नेगेटिव आ गई, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, प्लस का 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 15। ये ले लूँ। यहाँ से क्या किया, रिलेशन निकालते हैं, है ना, रिलेशनशिप। तो सम ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, √15 प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का √15, तो कितना हो गया 0। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की बात करूँ, अल्फ़ा बीटा ये हो जाएगा √15 माइनस का √15, देखो √15 कितना था 225, ठीक है, ये हो गया माइनस √225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, √15 का होल स्क्वायर, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करा लो, तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास कितना आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इसका आंसर। अब वेरीफाई कर लें, तो वेरीफाई देखिए कैसे होगा, सम ऑफ ज़ीरोस, पहले लिख लेते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, देखिए x² के साथ में a होता है यानी कुछ नहीं, मतलब a की वैल्यू कितनी है 1, b क्या होता है हमेशा x के साथ, मतलब अब x वाली टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब 0 हो गया, और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 15, ठीक है, c कितना कांस्टेंट कितना माइनस का 15, ये आ गया। तो यहाँ पे होता है माइनस का b/a, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, इसकी वैल्यू 0, माइनस का b की वैल्यू कितनी है 0/1, मीन 0 इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई कर गया। प्रोडक्ट की बात करूँ, ये होता है c/a, इसकी वैल्यू मेरे पास माइनस का 15, c की वैल्यू माइनस का 15, a की वैल्यू 1, तो -15 इक्वल्स टू -15, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। इसका मतलब मेरे जो आंसर आए हैं, ज़ीरोज़ आए हैं, वो क्या है, सही है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। यानी जब भी मेरे पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या करूँगा, मैं x की वैल्यू फाइंड करूँगा, जो कि मेरी क्या होगी, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होगी। इसके बाद फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालूंगा, रिलेशन निकाल लूँगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ से इनकी वैल्यूज़ आ गई, इसको फिर क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को, यानी इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन से। तो x² के साथ में क्या a को इसके साथ, यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये है मेरे पास x² - 15, ठीक है।
ये दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर यानी इसके आगे कुछ नहीं है 1 1 यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। एक्स वाली टर्म है ही नहीं, एक्स वाली टर्म तो इसमें है ना, यानी बी की वैल्यू कितनी होगी 0, ऊपर है ही नहीं, नीचे वाली में है सी यहाँ पे ये दिया हुआ और यहाँ पे कितना है -15, तो इसकी वैल्यू आ गई -15। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। चलो इसके बाद आगे चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसमें क्या करना है मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जिसमें क्या देते हैं इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर गिवन नंबर, यानी जिसके अंदर क्या दिया सम दिया और प्रोडक्ट की वैल्यूज मुझे गिवन है, यानी ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करता हूँ, पहला करता हूँ तो मैंने क्या किया लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होती है इसको बोलते हैं पी एक्स इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है के इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। यही वैल्यूज होती है, ठीक है, यही वैल्यू होती है। जहाँ पे क्या होता है कि वेयर के इज रियल नंबर, तो रियल नंबर होता था क्या करते हैं के इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, मेरे पास सम ऑफ जीरोस पता है, सम ऑफ जीरोस दिया हो मुझे कितना √2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1/3, ये दिया हुआ है, इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं क्या करता हूँ पुट सम एंड प्रोडक्ट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये आ गया पी एक्स इक्वल्स टू के की वैल्यू 1 है तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1/3, ये वैल्यू हो जाएगी। इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये बस यही मेरा आंसर, ठीक है। इतना ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना था प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, मुझे इक्वेशन फाइंड नहीं करनी है, मुझे पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब हो जाता है ये, अगर ये होता तो इसका मतलब मैं क्या करता यहाँ पे इक्वल्स टू 0 लेके चलता, ठीक है। तब जाके ये क्या कहलाती है इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन तभी बोला जाता है जब उसकी एक तरफ क्या हो 0, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है कुछ ना कुछ टर्म है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, मीन्स ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो इसके बाद अगला देखते हैं। देखिए अगर इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना था तो कैसे कर सकते हैं, जैसे ये जीरोस तो मेरे को कितना दिया √2, ये दिया हो 1/3, मेरे पास जो इक्वेशन आई वो क्या थी एक्स स्क्वायर माइनस का सम कितना है √2x, ये हो गया मेरे पास प्लस का 1/3, जो कि किसके बराबर था px के बराबर था। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे k लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे k की वैल्यू 1 ना लूँ, ठीक है, एक रियल नंबर लेके चलता हूँ, k की वैल्यू 1 नहीं ले रहा, तब क्या होता है k मैंने एलसीएम लिया, अपॉन में 3 आ रहा है एलसीएम, तो यह आ जाएगा 3x माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू px, ये हो जाएगा k/3 3x स्क्वायर माइनस 3√x प्लस 1 इक्वल्स टू px। देखिए क्या हुआ, एलसीएम लूँगा तो ये 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों से मल्टीप्लाई करा लिया। यहाँ पे क्या आ गया, ये
इसको क्या इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको नेगलेक्ट कर देता हूँ। नेगलेक्ट करने के बाद में जो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो मेरी मेन जो इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। यानी क्या करना है, यहाँ से जो भी टर्म आ रही है उसको क्या कर दूँगा, कांस्टेंट है वो, तो कांस्टेंट टर्म को हटा दूँगा, बचा कितना मेरे पास, ये टर्म बची, तो यही मेरा आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए अब इसमें क्या होगा, जीरोस चेंज हुए। मान लीजिए ये दिया हुआ है, तो सम कितना दिया, 1/4, प्रोडक्ट भी 1/4। इक्वेशन में पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर के इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का, ये कितना है, माइनस में 1/4 एक्स प्लस कितना है 1/4, इसको ऐड कर लिया मैंने किसके, टी एक्स के बराबर। सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू पी एक्स, ये टर्म बनी। अब क्या करता हूँ मैं, इसमें लेता हूँ एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा, ये इसके नीचे 4 नहीं, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 4x स्क्वायर, 4 से 4 हट गया, बचा कितना 1, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ हो जाएगी। देखिए के अपॉन 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू पी एक्स, तो k प्लस 4 इज कांस्टेंट, तो मेरे पास क्या बच गया, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू पी एक्स, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। इसके बाद इसमें भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे, सम ऑफ ज़ीरो दिया 0, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया √5, तो k इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू कितनी है 0, यानी 0x प्लस ये कितना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो √5, ये हो गया पी एक्स। यहाँ से k एक्स स्क्वायर, ये टर्म तो हट जाएगी, 0 है तो हट जाएगी, बचा कितना, प्लस का √5 इक्वल्स टू पी एक्स। तो यहाँ पे k को क्या बोलूँगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही है, तो k कांस्टेंट टर्म है, तो मेरे पास कितना बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू पी एक्स। अब एक चीज़ यहाँ पे, ये k वाली जो टर्म है, जैसा कि इससे पहले आया था मेरे पास k/4, ठीक है, ये k आया इक्वल्स टू पी एक्स चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ये हट क्यों रहा है ना, क्या होगा, मेरे को पता है ना कि पी एक्स जो है उसको मैं क्या लेट करता हूँ, 0 लेट करता हूँ। तो अगर मैंने इसको 0 लेट कर लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या टर्म बन गई, k/4 जो भी अंदर टर्म है इक्वल्स टू 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 के पास जाएगी, तो x ये आ जाएगा, मीन्स इसी को लेके चला, के एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0 अपन के, और 0 अपन के कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ गया, ये आ गया ना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बार बार के वाली जो टर्म है वो हटा देता हूँ मैं, वो इसी कारण हटाता हूँ, क्योंकि वो आगे जाकर के हटनी है, 0 ही हो जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। वेरिएबल होता तो कुछ वैल्यू आ जाती, लेकिन वेरिएबल है नहीं, कांस्टेंट थे, इसलिए वो हट गया। ये हो गया, इतना समझ में आया। इसके बाद अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के इज़ 40, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी मुझे क्या करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज़ की वैल्यू दी हुई है मुझे कितनी है, 40 दी हुई है, और मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे दी, एफ एक्स मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के। तो देखिए अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तो सम ऑफ जीरोस की वैल्यू तो कितना है 40 है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, यहाँ से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता हूँ।
तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा, पहले ये लिख देता हूँ, सम ऑफ ज़ीरोज़ का स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। ये दिया होता, क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 40। अब इसका एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा, मैंने बताया था सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन से क्या करूँगा, इस इक्वेशन से क्या करता हूँ, मैं सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेता हूँ। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं यानी 1। तो इसकी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस माइनस प्लस प्लस का 8। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालता हूँ तो आ जाता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है अल्फ़ा बीटा सी अपन ए। अब यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, के, ए की वैल्यू 1, मीन्स के आंसर आ गया, दोनों आ गए। अब क्या करता हूँ, पुट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसमें पुट कर दूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, ये आएगी मेरे पास 8, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी, के इक्वल्स टू 40, ये हो जाएगा 64 माइनस 2k इक्वल्स टू 40। 64 को इधर ले आऊँ तो माइनस का 2k इक्वल्स टू 40 माइनस 64, तो ये आ गया 2k। इसको माइनस कर लूँगा तो माइनस का 24, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 24 कट जाएगा तो 12। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कभी भी मुझे क्या हो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो, उसकी कुछ वैल्यू दे दी हो और एक इक्वेशन गिवन हो, और वहाँ से बोल दिया कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k की फाइंड करनी है, चाहे किसी की भी करनी है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, मुझे सबसे पहले वो इक्वेशन फाइंड करनी होगी जो इक्वेशन मुझे दी हुई है। तो यहाँ पे जो क्या दिया गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ज़ीरोज़ दिया था, जिसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ यही होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 40। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर बोला था तो मैं क्या करता है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी इसको इस तरीके से लिख सकता था, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। तो मुझे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू चाहिए होती तो मैं क्या करता, प्रोडक्ट निकाल लेता सिर्फ। अब इसके बाद यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया और अल्फ़ा बीटा आ गया, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली किससे, इस इक्वेशन से। तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू के, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी। इसको सॉल्व करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरा आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।